उम्मीद की राख। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की ठंडी सुबह थी। आसमान हल्का नीला था और सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों से शहर को जगाने की कोशिश कर रहा था। गलियों में कुछ ही लोग थे और दूर पहाड़ियों से आती हवा में सुकून भरी ठंडक थी। यहीं शहर के एक सामान्य से मोहल्ले में रहती थी यूमी, एक 22 साल की कोरियन लड़की जो एक कॉलेज में फाइन आर्ट्स की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। वह हर दिन एक तय समय पर उठती थी, अलार्म बजने से पहले ही। उसकी आदतें बहुत सधी हुई थीं। सुबह उठते ही वह खिड़की खोलती, कुछ देर बाहर का दृश्य निहारती और फिर अपनी पुरानी डायरी में कुछ शब्द लिखती। यूमी की यह डायरी उसके लिए बहुत खास थी। वह उसमें अपने सपनों, भावनाओं और भविष्य की कल्पनाओं को शब्दों में उतारती थी। वह चाहती थी कि उसकी कला एक दिन लोगों के दिलों को छू सके, जैसे एक चित्र बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह देता है। उसका सपना था कि वह एक बड़ी आर्टिस्ट बने और उसकी पेंटिंग्स दुनिया के कोनों में दिखाई दे। लेकिन यूमी की दुनिया अभी बहुत छोटी थी। कॉलेज, घर और उसके पिता की छोटी सी स्टेशनरी की दुकान, बस यही उसका जीवन था। उसकी मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से यूमी ने खुद को संभालने की कोशिश की थी। उसके पिता चुपचाप अपने काम में लगे रहते, लेकिन यूमी जानती थी कि वह भी अंदर से अकेले हैं। दोनों के बीच बहुत कम बातें होती थीं, पर एक अजीब सा समझ का रिश्ता था। जब कभी भी वो चाय रखते समय हल्के से मुस्कुराते तो यूमी का मन थोड़ा हल्का हो जाता। उस सुबह भी यूमी ने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा, मैं हर दिन रंगों से कुछ नया बनाना चाहती हूँ, लेकिन लगता है जैसे मेरे पास सारे रंग होते हुए भी कुछ कमी है। वह अपने कमरे की दीवारों को देखती, जहां उसकी बनाई हुई दर्जनों पेंटिंग्स टंगी थीं। कुछ में नीला आकाश था, कुछ में अकेले पेड़, कुछ में लड़की की आंखें जिनमें भावनाएं थीं पर कोई जवाब नहीं। कॉलेज जाने की तैयारी करते समय यूमी अक्सर अपने चित्रों को एक नजर देखती और सोचती, क्या दुनिया कभी इन्हें समझ पाएगी? उसका कॉलेज सियोल के एक कोने में था, जहां कला को लेकर अच्छा माहौल था। लेकिन यूमी जानती थी कि केवल कला में अच्छा होना ही काफी नहीं होता। इस दुनिया में पहचान पाने के लिए उसे और भी बहुत कुछ करना होगा। पैसे, मौके और समर्थन, ये सब चीजें उसके पास सीमित थीं। फिर भी हर सुबह उठकर वह अपनी दुनिया के रंगों को ढूंढने निकलती थी। उस दिन भी यूमी ने अपने स्केचबुक को बैग में रखा, सफेद शर्ट और नीली डेनिम पहनकर तैयार हुई और अपने पिता से धीरे से कहा, मैं चलती हूं अब्बा। उसके पिता ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिए। रास्ते में चलते हुए यूमी ने देखा, लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई भाग रहा है, और वह सोचती है, क्या हर किसी की सुबह इतनी ही सादी होती है, या मैं ही कुछ ढूंढ रही हूं जो मुझे दिखाई नहीं देता? यही यूमी की शुरुआत थी, एक लड़की जो अपने सपनों को शब्दों और रंगों में कैद कर रही थी, पर जानती थी कि उसके भीतर कहीं कुछ अधूरा है। उस सुबह की तरह यूमी की जिंदगी भी शांत थी, पर उसके भीतर कई तूफान दबे हुए थे, जिनका सामना उसे अब धीरे धीरे करना था। कॉलेज के गलियारों में हलचल थी। आज कॉलेज में वार्षिक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन था और हर छात्र अपनी सबसे अच्छी कलाकृति प्रदर्शित कर रहा था। दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स टंगी थीं, कुछ भावनाओं से भरी हुई तो कुछ कल्पनाओं से। भीड़ थी, पर माहौल शांत था, जैसे सब लोग कला की आवाज सुनने आए हों। यूमी भी अपनी 2 पेंटिंग्स लेकर आई थी। पहली पेंटिंग में एक लड़की थी जो सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। दूसरी पेंटिंग एक सूने कमरे की थी, जहां एक खुली खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, पर कमरा फिर भी ठंडा लग रहा था। इन दोनों चित्रों में गहराई थी, दर्द भी था और आशा भी। यूमी थोड़ी घबराई हुई थी। उसे पता था कि उसकी कला दूसरों से अलग थी। वह सुंदरता दिखाने के बजाय भावनाएं उजागर करती थी। कुछ लोग उसे समझते थे, कुछ उसे अजीब कहते थे। फिर भी उसने अपने चित्रों को दीवार पर टांग दिया और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। भीड़ धीरे धीरे पेंटिंग्स को देखने लगी। कुछ लोग आगे बढ़ते, सराहते, कुछ बस देखकर आगे निकल जाते। तभी एक लड़का यूमी की पेंटिंग के सामने रुका। उसने बहुत देर तक दोनों चित्रों को ध्यान से देखा। फिर उसने पास खड़ी यूमी की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या ये आपकी पेंटिंग्स हैं?
यूमी थोड़ी सकुचाई पर धीरे से बोली, हाँ, मेरी है। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इनमें जो खामोशी है वो बहुत कुछ कहती है, जैसे किसी ने अपनी आत्मा को रंगों में बदल दिया हो। यूमी को चौंकने जैसा एहसास हुआ। यह पहली बार था कि किसी ने उसकी कला को ऐसे देखा था। उसने लड़के की तरफ ध्यान से देखा। वह साधारण पर आकर्षक था। हल्के भूरे बाल, साधारण सफेद शर्ट और एक छोटा सा स्केचबुक हाथ में। मेरा नाम जीहून है, उसने हाथ बढ़ाकर कहा। यूमी ने धीरे से हाथ मिलाया। मैं यूमी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर जीहून ने पूछा, क्या आप सिर्फ पेंटिंग करती हैं या स्केचिंग भी? यूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोनों, जब जो दिल कहे। जीहून ने अपना स्केचबुक खोला और उसमें कुछ स्केच दिखाए। ज्यादातर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के थे। यूमी ने देखा कि हर स्केच में एक खास धड़कन थी, जैसे रेखाएं भी संगीत बजा रही हों। आप म्यूजिक पसंद करते हो? यूमी ने पूछा। सिर्फ पसंद नहीं, जीता हूं। मैं गिटार बजाता हूं और कभी कभी अपने गानों के लिए स्केच भी बनाता हूं। दोनों की बातें धीरे धीरे बहने लगीं, जैसे कोई पुरानी पहचान हो। जीहून ने यूमी से उसकी प्रेरणाओं के बारे में पूछा और यूमी ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर किसी से की। उसे महसूस हुआ कि जीहून केवल सुन नहीं रहा, समझ भी रहा है। शाम तक वे दोनों साथ साथ एग्जीबिशन की बाकी पेंटिंग्स देख रहे थे। यूमी को लगा जैसे वह जीहून के साथ बहुत स्वाभाविक महसूस कर रही है। कोई बनावटीपन नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक सहज रिश्ता जो कला और भावना की नींव पर बन रहा था। उस दिन जब यूमी घर लौटी, उसने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार किसी ने मेरी पेंटिंग को महसूस किया। शायद ये शुरुआत है किसी नए रंग की। एग्जीबिशन के बाद यूमी और जीहून की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले वे सिर्फ कैंपस में हल्की बातचीत करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। दोनों की दुनिया अलग थी। यूमी रंगों और ब्रश की दुनिया में खोई रहती, जबकि जीहून संगीत की तारों और सुरों में। लेकिन इन दो दुनियाओं के बीच एक खास जुड़ाव बनने लगा था। एक दिन जीहून ने यूमी को शहर के पुराने आर्ट गैलरी में चलने का न्योता दिया। वहां पर कुछ स्थानीय कलाकारों की प्रदर्शनी थी। यूमी को वैसे भी शांत जगहें पसंद थीं, और जब किसी ने उसे पहली बार उसकी भाषा में बुलाया, यानी कला की, तो वह मना नहीं कर पाई। गैलरी में घूमते हुए वे हर पेंटिंग पर अपने अपने विचार बांटते। जीहून की बातें यूमी को चौंका देती थीं। वह किसी कलाकार नहीं था, फिर भी वह हर रंग, हर भाव को बहुत गहराई से महसूस करता था। एक पेंटिंग के सामने खड़े होकर जीहून बोला, तुम्हारी पेंटिंग्स की तरह ही यह तस्वीर भी अधूरी सी लगती है, लेकिन शायद इसी अधूरेपन में असली सुंदरता छिपी होती है। यूमी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। धीरे धीरे उसके मन में जीहून के लिए एक नर्म कोना बनने लगा था। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई है जो न सिर्फ उसकी कला को समझता है, बल्कि उसे भी। फिर ऐसे ही एक दोपहर, जब सियोल की हवाएं कुछ ठंडी और मन कुछ खाली सा था, यूमी और जीहून पास के पार्क में गए। वे वहीं घास पर बैठे एक दूसरे के स्केचबुक में झांकते रहे। जीहून गिटार लाया था और उसने एक छोटी सी धुन बजाई जो उसने यूमी के लिए बनाई थी। ये तुम्हारी पेंटिंग से इंस्पायर है, वह बोला। नाम रखा है टूटे रंगों की सिम्फनी। यूमी के लिए ये कुछ अनकहा था। वह शब्दों में नहीं कह सकी, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर वह धीरे से अपना स्केचबुक खोलती है और जीहून को एक स्केच दिखाती है। दो पेड़ जिनकी शाखाएं एक दूसरे को छू रही थीं, लेकिन बीच में एक पतली सी दूरी थी। ये हम हैं? जीहून मुस्कुराया। शायद, यूमी ने हल्की आवाज में कहा। उस शाम दोनों ने साथ मिलकर एक स्केच बनाया। जीहून ने आकृति बनाई, यूमी ने उसमें रंग भरे। पहली बार यूमी ने महसूस किया कि किसी के साथ मिलकर कुछ बनाना भी कितना सुंदर हो सकता है। अब यूमी का दिन जीहून के बिना अधूरा लगता। वो सुबह उठते ही उसके मैसेज चेक करती और रात को सोने से पहले उसके भेजे गाने सुनती। उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया हो। वह रंग जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हमेशा महसूस किया था। डायरी में उसने लिखा, क्या ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी? क्या यही है मेरा अधूरेपन का साथी? उसे लगता था
जीहून ही उसका सपनों का राजकुमार है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर रंग स्थायी नहीं होता और कुछ रंग सिर्फ कुछ समय के लिए ही उभरते हैं। यूमी के लिए दिन अब कुछ अलग से हो गए थे। हर सुबह वह नए उत्साह से उठती, उसकी पेंटिंग्स में फिर से जान आने लगी थी और इन सब का कारण था जीहून। उनकी दोस्ती अब एक सुंदर सी आदत बन चुकी थी। कभी पार्क में मिलना, कभी गैलरी घूमना, तो कभी बस यूं ही घंटों बातें करना। यूमी को लगता था कि उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बह रही है। लेकिन जैसे किसी चित्र में एक छोटी सी रेखा पूरी संरचना को बदल देती है, वैसे ही एक दिन यूमी की जिंदगी की तस्वीर भी हिल गई। उस दिन कॉलेज के बाद यूमी शहर की आर्ट सप्लाई शॉप से कुछ रंग लेने गई थी। भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन मौसम अच्छा था, इसलिए वह थोड़ी देर टहलते हुए घर जाने का मन बना रही थी। तभी उसने सामने वाले कैफे की खिड़की से झांकते हुए एक जानी पहचानी छवि देखी। जीहून था, पर वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी, लगभग उसकी ही उम्र की। दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और फिर जीहून ने उसके हाथ को अपने हाथों में ले लिया। यूमी कुछ पलों तक वहां रुकी रही, जैसे समय थम गया हो। वह न कुछ बोल सकी, न ही खुद को वहां से हटा सकी। ऐसा लगा जैसे कोई अचानक उसके भीतर से आवाजें खींच रहा हो। फिर वह चुपचाप मुड़ गई और तेज कदमों से वहां से निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, वो कौन थी? क्या वो उसकी बहन हो सकती है, कोई करीबी दोस्त? पर फिर वह उसका हाथ क्यों थामे था उस तरह? यूमी ने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूं, शायद इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन उसका दिल उसे और सवालों में धकेलता रहा। उस रात वह अपने कमरे में बैठकर अपनी पुरानी पेंटिंग्स देखती रही, खासकर वो जो उसने जीहून के लिए बनाई थीं। अब उन्हें देखकर उसे अजीब सी चुभन होती थी, जैसे रंग फीके पड़ गए हों, जैसे कोई अधूरी कहानी झूठी लगने लगी हो। उसने अपनी डायरी उठाई, लेकिन आज उसमें शब्द नहीं निकले, सिर्फ एक खाली पन्ना और एक उदास सांस। अगले दिन कॉलेज में जीहून उससे वैसे ही मिला जैसे हर दिन मिलता था। वही मुस्कान, वही बातें। यूमी ने उससे कुछ नहीं पूछा, वह बस देखती रही, उसकी आंखों में झांककर सच्चाई ढूंढने की कोशिश करती रही। पर जब शब्द न हो और दिल में शक हो, तब मौन भी भारी लगने लगता है। यूमी जानती थी कि सच्चाई कुछ न कुछ थी, लेकिन वह अभी खुद को पूरी तरह तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने वह पल अंदर ही अंदर दबा लिया, मगर वह पल अब उसकी नजरों के पीछे एक परछाई की तरह चिपक गया था। उसने डायरी में लिखा, शायद मैंने जो रंग देखे वो मेरे अपने बनाए हुए थे, और सामने जो था वो सिर्फ एक धुंधला आईना था। उस दिन के बाद से यूमी का दिल हर बार जीहून को देखकर थोड़ा और भारी हो जाता। वह अब उसकी हर बात, हर हंसी, हर जवाब को किसी न किसी शक की निगाह से देखने लगी थी। उसका मन जानना चाहता था सच्चाई, लेकिन दिल डरता था कहीं जो जवाब मिले वो उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ ना दे। कुछ दिन बाद यूमी ने हिम्मत जुटाई और जीहून से सीधे मिलने का फैसला किया। वे दोनों उस पुराने पार्क में मिले जहां कभी साथ बैठकर स्केच बनाया करते थे, लेकिन आज यूमी के चेहरे पर वो कोमलता नहीं थी, उसकी आंखों में कुछ थमा हुआ था। जीहून ने मुस्कुराकर पूछा, सब ठीक है यूमी? आज कुछ चुप चुप सी लग रही हो। यूमी कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें उस दिन कैफे में देखा था, उस लड़की के साथ। जीहून का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने हल्के स्वर में कहा, ओह, वो सुजिन है, मेरी गर्लफ्रेंड। उसके शब्द जैसे यूमी के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल पर पड़े। गर्लफ्रेंड? यूमी ने सुना, लेकिन यकीन नहीं कर पाई। तुमने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? जीहून ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है यूमी, तुम एक खास इंसान हो, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा जैसा शायद तुमने सोचा। ये सुनकर यूमी की आंखें भर आईं। तो तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक दोस्त थी, और मेरे लिए मैं तो हर पल को कुछ और समझ बैठी थी। जीहून ने नजरें झुका ली। वह दोषी था, पर शब्दों से अब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। यूमी उठ खड़ी हुई। उसके अंदर एक हलचल थी, जैसे कुछ बहुत गहराई से टूटा हो
पर टूटने की आवाज किसी को सुनाई न दी हो। कभी कभी लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देते हैं जीहून, और कभी कभी चुप रहकर किसी की उम्मीदें तोड़ देते हैं। वह वहां से चली गई। जीहून पीछे देखता रहा, लेकिन अब बुलाने का कोई अर्थ नहीं था। उस रात यूमी अपने कमरे में बैठी रही, दीवार की ओर मुंह करके। उसके कंधों पर भारीपन था, जैसे कोई अनकहा बोझ। उसने पहली बार सोचा था कि किसी ने उसे वास्तव में समझा है। उसने पहली बार अपना दिल किसी के लिए खोलने की कोशिश की थी, और अब वही दिल उसे एक टूटे हुए शीशे की तरह चुभ रहा था। डायरी में उसने लिखा, कभी कभी लोग तुम्हें मुस्कुराहट देते हैं और बदले में तुम्हारे आंसू ले जाते हैं। मेरी सबसे पहली उम्मीद, मेरा सबसे पहला सपना शायद एक भ्रम था। यूमी जानती थी कि यह उसके जीवन का एक मोड़ है। जहां वो पहले सिर्फ रंगों से जुड़ी थी, अब दर्द भी उसका साथी बन गया था, और शायद यही दर्द उसकी अगली पेंटिंग की आत्मा बनने वाला था। जीहून से हुई उस बातचीत के बाद यूमी जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गई थी। पहले जहां उसकी मॉर्निंग्स एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती थीं, अब वो बेमन से बिस्तर से उठती थी। आंखों में न चमक बची थी, न मन में कोई बात करने की चाह। उसके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान अब एक थकी हुई उदासी में बदल गई थी। कॉलेज जाना अब बस एक औपचारिकता था। वो पहले की तरह पेंटिंग्स नहीं बनाती थी, बल्कि जब भी ब्रश उठाती तो रंग खुद बिखर जाते। उसकी पेंटिंग्स अब धुंधली हो चली थीं। जहां पहले चमकते हुए रंगों से वो अपने सपनों को आकार देती थी, अब वहां भूरे, फीके और गहरे नीले रंग भरने लगे थे, जैसे उसके अंदर की खाली जगह अब कैनवास पर उतरने लगी हो। जीहून अब भी कभी कभी मैसेज करता था, पूछता था कि वह कैसी है, या कोई नई आर्ट एग्जीबिशन की जानकारी भेज देता था। लेकिन यूमी अब उन संदेशों का जवाब नहीं देती थी। उसके लिए अब शब्द खोखले लगने लगे थे। एक दिन उसने अपनी डायरी को खोला, लेकिन कुछ लिख नहीं पाई। वो पन्ना बस यूं ही खुला रह गया। जहां पहले हर पन्ना उसकी भावनाओं से भर जाता था, अब वहां एक खामोशी सी बसने लगी थी। उसने कलम उठाई और सिर्फ 3 शब्द लिखे, अब कुछ नहीं। उसके कमरे की दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स भी अब उसे घूरती सी लगती थीं, कुछ अधूरी, कुछ बुझी बुझी सी, जैसे वो खुद अपने आप से सवाल कर रही हो, क्या अब तुम वैसी यूमी नहीं रही जो सपनों से लड़ती थी? उसकी मां एक दिन कमरे में आई और पूछा, सब ठीक है ना बेटी? यूमी ने बस सिर हिला दिया। मां उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन कुछ कहे बिना बाहर चली गई। मां शायद समझती थी, कभी कभी कुछ टूटने ऐसी होती हैं जो जुबान से बयान नहीं की जा सकती। रात को यूमी छत पर बैठी थी। सर्द हवा उसके बालों से खेल रही थी। ऊपर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उसे वो भी धुंधले से लग रहे थे। उसने सोचा, क्या हर रिश्ता ऐसे ही अधूरा रह जाता है? क्या किसी का सच्चा समझना एक भूल होती है? पर उसी सोच में एक सवाल और उभरा, क्या मैं खुद को भी खो दूंगी? उसने अपने मोबाइल से अपनी पुरानी एक तस्वीर निकाली, जिसमें वह जीहून के साथ मुस्कुरा रही थी। एक पल के लिए उसने उस तस्वीर को देखा, फिर धीमे से उसे डिलीट कर दिया। यह उसकी पहली कोशिश थी, खुद को थोड़ा सा आजाद करने की। वो जानती थी कि अभी वो पूरी तरह नहीं संभली है, लेकिन उसे इस अकेलेपन को सिर्फ दर्द नहीं, एक अवकाश समझना होगा, जहां वह खुद को फिर से समझेगी, फिर से सहेजेगी। उस रात उसने पहली बार फिर से ब्रश उठाया। एक काली पृष्ठभूमि पर उसने एक लड़की की आकृति बनाई, जो अधूरी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। वो चित्र यूमी की तरह ही टूटी हुई थी, लेकिन अभी भी खड़ी थी। यही चित्र उसकी वापसी की शुरुआत बनने वाला था। उस सर्द सुबह यूमी की नींद बहुत जल्दी खुल गई। खिड़की के बाहर हल्की सी धूप थी, लेकिन कमरे के अंदर एक ठंडक सी पसरी हुई थी। उसने खामोशी से अपनी अलमारी खोली और नीचे एक पुराना बॉक्स निकाला, वही बॉक्स जिसमें उसके बचपन की यादें बंद थीं। बॉक्स के भीतर एक पुरानी तस्वीर थी, यूमी की मां की, जो उसे कसकर गले लगाकर हंस रही थी। मां की वो मुस्कान यूमी को हमेशा सुकून देती थी। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी नोटबुक रखी थी, जिस पर मां ने सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, यूमी के लिए, जब उसे लगे कि सब कुछ खो गया है। यूमी की आंखें भर आईं। उसने उस नोटबुक को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। हर पन्ना उसकी मां की आवाज की तरह था, शांत,
समझदार और प्यार से भरा हुआ। एक पन्ने पर लिखा था, बेटा, जब दिल टूटे ना तो दुनिया बहुत भूरी लगती है, लेकिन यहीं से असली रंग उगते हैं। तू बस ब्रश उठाना मत छोड़ना। हर आंसू, हर दर्द, ये सब तेरी कला की जमीन बनेंगे। यूमी ने पन्ना छूकर बंद कर दिया। माँ की बातों ने उसके भीतर कुछ जगह दिया था, कोई पुरानी ताकत जो वो भूल चुकी थी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में माँ कहती थी, याद रख, तू कला के लिए बनी है, किसी एक इंसान की मोहब्बत के लिए नहीं। वो अब कमरे में बैठकर माँ के बारे में सोचती रही, कैसे माँ हमेशा उसे कहानियां सुनाया करती थीं, बहादुर लड़कियों की जो टूट कर भी उठी, और कैसे उन्होंने खुद अपने जीवन में दुख सहकर भी कभी हार नहीं मानी। फिर यूमी की नजर अपनी दीवार पर टंगी उस नई पेंटिंग पर गई, काली पृष्ठभूमि वाली अधूरी लड़की। उसे लगा, अगर माँ इसे देखती तो क्या कहती, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन तू खुद क्यों छिपी है इसमें। यही बात अब यूमी को परेशान कर रही थी। क्या वह अब खुद को छिपा रही थी? क्या उसने अपना असली रंग खो दिया है? उसने उस रात एक नया कैनवास निकाला। पहली बार बिना किसी सोच के बस अपनी भावनाओं के सहारे उसने रंगों को बहने दिया। ब्रश अब रुकता नहीं था। उसके अंदर जो आक्रोश था, जो गम था, वो सब रंग बनकर बाहर आ रहा था। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी तो एक नई पेंटिंग सामने थी। एक लड़की जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी पीठ पर पंख थे। यूमी उसे देखकर मुस्कुराई। ये मैं हूं और मैं उड़ सकती हूं, उसने खुद से कहा। उसने डायरी में मां की एक बात लिखी, जब सब कुछ टूट जाए तब समझो कि अब खुद को फिर से गढ़ने का समय है। अब यूमी ने तय कर लिया था, वो फिर से ब्रश उठाएगी, लेकिन इस बार किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। पिछले कई हफ्तों से यूमी हर दिन पेंटिंग कर रही थी। अब उसके कमरे में कैनवासों की कतार लग गई थी, कुछ अधूरी, कुछ बेहद भावुक और कुछ ऐसी जिनमें उसकी आत्मा की चीख साफ सुनाई देती थी। वो रंग जो पहले फीके और थके हुए लगते थे, अब उनमें आग थी, जैसे उसकी उंगलियों ने फिर से जादू सीख लिया हो। यूमी जानती थी कि अब समय आ गया है खुद को दुनिया के सामने रखने का। उसने अपनी पेंटिंग्स के साथ एक स्थानीय आर्ट गैलरी की अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए आवेदन भेजा, जिसमें युवा कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिलता था। वो घबराई हुई थी, लेकिन भीतर कहीं एक आत्मविश्वास भी था। अब जो है वह मैं हूं, और जो मैं हूं वही मेरी कला है। कुछ दिनों बाद उसे मेल मिला। उसकी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में जगह मिल गई थी। वो घंटों गैलरी की दीवारों के सामने खड़ी रही जब उसकी पेंटिंग्स टांगी जा रही थीं। वहां उसकी वो खास पेंटिंग भी थी, पंखों वाली लड़की, जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। गैलरी का उद्घाटन हुआ। कई लोग आए, कुछ आलोचक, कुछ कला प्रेमी और कुछ ऐसे जो बस देखने आए थे। यूमी थोड़ा नर्वस थी, लेकिन जब पहली बार किसी महिला ने उसकी पेंटिंग के सामने रुककर कहा, इसमें बहुत गहराई है, ये जैसे मेरे अपने दिल की बात कह रही है, तो यूमी की आंखों में नमी आ गई। धीरे धीरे कई लोग उसकी पेंटिंग्स के पास रुकने लगे। कोई भावनाओं की बात करता, कोई तकनीक की, तो कोई सिर्फ चुपचाप देखता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ महसूस करता। इसी भीड़ में एक व्यक्ति था, लगभग 50 की उम्र, सादा सूट पहने, आंखों में अनुभव की चमक। उन्होंने यूमी की पेंटिंग्स को बहुत ध्यान से देखा। फिर वह यूमी के पास आए और बोले, तुम्हारी कला में दर्द है, लेकिन उससे ज्यादा ईमानदारी है। मैं कोरिया की एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी का क्यूरेटर हूं। मुझे तुम्हारी शैली कुछ अलग सी लगी। क्या तुम अपनी कुछ पेंटिंग्स हमारे साथ प्रदर्शित करना चाहोगी? यूमी को यकीन नहीं हुआ। उसने झिझकते हुए सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। उस रात जब वह अपने कमरे में लौटी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो बहुत वक्त बाद लौटी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मां, आज किसी ने मेरे दर्द को सुंदर कहा। शायद मैं सच में फिर से जी रही हूं। अब उसके लिए कला सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं रही, ये उसकी नई शुरुआत बन चुकी थी। एक नई पहचान जो टूटने से नहीं बनी थी, बल्कि टूटकर फिर से जुड़ने से घड़ी गई थी। यूमी की जिंदगी अब एक नई दिशा में बह रही थी। उसकी पेंटिंग्स न केवल गैलरी में सराही जा रही थीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी लोग उसकी कला को पहचानने लगे थे। वह फिर से मुस्कुराने लगी थी,
लेकिन इस बार मुस्कान के पीछे गहराई थी, अनुभव, अकेलापन और आत्मविश्वास की। एक दोपहर जब वह अपनी अगली एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी, तभी गैलरी के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आहट हुई। उसने नजर घुमाई और सामने जीहून खड़ा था। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन अब यूमी की आंखें कुछ और ढूंढ रही थीं, और कुछ भी नहीं मिला। जीहून थोड़ा झिझकते हुए आगे आया और कहा, यूमी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा था और सोचा आ जाऊं। यूमी चुप रही। उसके मन में न क्रोध था न कोई सवाल, बस एक ठंडी शांति थी। जीहून उसकी पेंटिंग्स को देखता रहा और हर चित्र में उसने खुद को खोजने की कोशिश की। एक पेंटिंग के सामने वह रुक गया, वही पंखों वाली लड़की। उसने धीमे से कहा, ये तुम हो, है ना? यूमी ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे माफ करना यूमी, मैंने तब शायद समझा ही नहीं। तुम क्या हो? तुम्हारी कला क्या है? उसकी आवाज टूटने लगी थी। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब समझ आया कि क्या खोया। क्या हमें फिर से? यूमी ने उसकी बात वहीं रोक दी। जीहून, तुमने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें पाया ही नहीं था। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में अब कोई दर्द नहीं था। मैं अब उस यूमी से बहुत आगे निकल चुकी हूं, जो कभी तुमसे उम्मीदें रखती थी। अब मैं खुद से उम्मीद रखती हूं और उसे पूरा करती हूं। जीहून कुछ पल खड़ा रहा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन यूमी की आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ जवाब थे, स्पष्ट और शांत। यूमी ने एक आखिरी बार कहा, तुम मेरी कहानी का एक पन्ना थे, लेकिन अब मैं पूरी किताब खुद लिख रही हूं। जीहून धीरे धीरे मुड़ गया और गैलरी से बाहर चला गया। यूमी उसे जाते हुए देखती रही, बिना किसी बोझ के, बिना किसी अधूरेपन के। उसने अपने कैनवास की ओर देखा और सोचा, अब मेरी कला में कोई वापसी नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है। उस रात उसने एक नई पेंटिंग शुरू की, एक रास्ता जो टूटे टुकड़ों से बना था, लेकिन वह रास्ता सीधा आसमान की ओर जा रहा था। जीहून की वापसी और फिर यूमी का उसे विदा कर देना, ये सब किसी पुराने अध्याय के पूर्ण विराम जैसा था। अब उसके जीवन में एक नई सुबह दस्तक देने को तैयार थी। कुछ दिन बाद जब यूमी गैलरी में काम कर रही थी, तभी उसे एक ईमेल मिला, एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल की ओर से। उन्होंने यूमी को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्ट फेलोशिप के लिए चुना था, जिसके तहत उसे 1 साल के लिए फ्रांस के एक प्रमुख कला संस्थान में पढ़ने और काम करने का अवसर मिल रहा था। वो कुछ पल स्क्रीन को देखती रह गई। यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। उसने धीरे धीरे मेल पढ़ा और हर शब्द के साथ उसकी आंखों में उम्मीदें चमकने लगीं। फ्रांस, उसने खुद से कहा, एक ऐसी जगह जहां कला सांस लेती है, जहां उसने किताबों में पढ़ा था कि कलाकारों को सम्मान मिलता है और जहां शायद उसे खुद को पूरी तरह से समझने का समय मिलेगा। वो अपने पिता के पास गई, जो दुकान में बैठे चाय पी रहे थे। अब्बा, उन्होंने यूमी की आंखों में कुछ अलग देखा, वही चमक जो उसकी मां की आंखों में कभी हुआ करती थी। जब यूमी ने उन्हें पूरी बात बताई तो कुछ देर वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तू चली जा बेटी, जो तेरे अंदर है वो दुनिया को दिखाना जरूरी है। यूमी की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार लगा कि उनके पिता ने उन्हें पूरी तरह समझा है। उस रात यूमी अपनी डायरी के पन्नों में लिखती रही, मैं जा रही हूं, नए सपनों, नए दर्द और नई उड़ानों के लिए। अब मैं बीते रिश्तों से नहीं, अपने भविष्य से बंधी हूं। उसने सियोल की गलियों को एक आखिरी बार उसी तरह देखा, जैसे कोई किसी प्रिय मित्र से विदा लेता है। उसका घर, उसकी गली, वो पार्क जहां वो जीहून के साथ बैठा करती थी, अब ये सब स्मृति बन चुके थे। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस दृढ़ निश्चय था। एयरपोर्ट पर जब उसका फ्लाइट अनाउंस हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पिता हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। उनका चेहरा भावुक था, लेकिन उसमें गर्व साफ झलक रहा था। फ्लाइट की खिड़की से जब उसने नीचे देखा तो सियोल की रोशनी दूर दूर तक फैली थी, जैसे कह रही हो, तू चली जा, हम तेरे पीछे हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराई। अब वो उड़ान भरने को तैयार थी, नए रास्तों पर,
जहां हर मोड़ एक नई यूमी को जन्म देगा। फ्रांस के लिए रवाना होने से एक दिन पहले यूमी ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। वही पुरानी गलियां, वही पहाड़ियां और वही शांत दोपहर की धूप जो उसके बचपन की साथी रही थी। अब सब कुछ अचानक और भी कीमती लगने लगा था। उसने अपने कमरे में एक आखिरी बार नजर दौड़ाई। दीवारों पर टंगी उसकी पुरानी स्केचिंग्स, मेज पर रखी डायरी और कोने में खड़ा ईजल सब उसकी यात्रा के गवाह थे। उसने हर एक चीज को धीरे धीरे समेटा, जैसे कोई अपने अतीत को सहेज कर रखता है। उस शाम घर में एक छोटी सी विदाई सभा थी। कुछ करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी आए थे। सब उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन यूमी के मन में सन्नाटा था। जाने का उत्साह और छोड़ने की टीस दोनों साथ साथ चल रहे थे। जब सब चले गए तो वह अपने पिता के पास बैठी। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। फिर उसके पिता ने उसकी मां की एक पुरानी डायरी दी। तुम्हारी मां इसमें अपनी कविताएं और विचार लिखा करती थी, शायद तुम्हें इससे कुछ मिल जाए। यूमी की आंखें भर आईं। उसने डायरी को सीने से लगाया, जैसे वर्षों से बिछड़ी कोई चीज मिल गई हो। अगली सुबह वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। टैक्सी में बैठते समय उसकी नजर घर की सीढ़ियों पर खड़े उसके पिता पर पड़ी। वह हाथ हिला रहे थे और उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था, एक संतोष कि उनकी बेटी अब अपने पंखों से उड़ान भरने जा रही है। एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद यूमी आखिरी बार अपने देश की मिट्टी को निहारा। उसने धीमे से कहा, मैं लौटूंगी, लेकिन एक नई यूमी बनकर। फ्लाइट में बैठते ही उसने मां की डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जब कोई सपना टूटे तो उसे रोने मत देना, उसे उठाओ, रंग दो और फिर से जियो। यूमी की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। बादल अब उसके करीब थे, जैसे वो उसे थामने आए हों। वो जानती थी ये सिर्फ एक देश की विदाई नहीं थी, ये उसके पुराने दर्द, अधूरे रिश्तों और टूटी उम्मीदों को अलविदा कहने का पल था। वो मुस्कुराई। अब उसका अगला पड़ाव पेरिस था, जहां न केवल उसकी कला को पंख मिलने वाले थे, बल्कि उसे खुद को फिर से पाना था। पेरिस, दुनिया की कला, प्रेम और संस्कृति की राजधानी। जैसे ही यूमी एयरपोर्ट से बाहर निकली, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। सब कुछ नया था, भाषा, लोग, माहौल और सबसे ज्यादा वह खुद। फ्रांस में पहला हफ्ता यूमी के लिए चुनौतियों से भरा था। नई भाषा को समझना, हर दिशा में अजनबी चेहरों से घिरा होना और अपने कमरे की खिड़की से हर रात अकेले चांद को देखना, सब कुछ भीतर तक छूता था। लेकिन वह जानती थी कि ये अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। आर्ट स्कूल में पहले ही दिन उसकी मुलाकात कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स से हुई। कोई ब्राजील से था, कोई इटली से और कोई मोरक्को से। सबने अपनी अपनी कहानी, अपने संघर्ष और अपनी कला साझा की। यूमी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उसकी आंखों में छिपे अनुभवों ने जल्द ही उसे सबका ध्यान दिला दिया। उसके प्रोजेक्ट्स में एक नई गहराई दिखने लगी थी। वह अब सिर्फ रंगों से खेल नहीं रही थी, वो उनके जरिए अपने भीतर की आवाज को बाहर ला रही थी। उसकी पेंटिंग्स में वो अकेलापन था जो हर कलाकार महसूस करता है। वो खामोशी थी जिसमें दर्द और आशा दोनों गूंजते थे। एक दिन स्कूल के आर्ट प्रोफेसर ने उसकी एक पेंटिंग देखी। एक लड़की जो आईने में खुद को नहीं देख पा रही थी, बल्कि आईने में एक टूटी हुई दीवार थी जिससे रोशनी छनकर आ रही थी। प्रोफेसर ने कहा, यह कला से ज्यादा है। दिस इज इमोशन कैप्चर्ड इन साइलेंस। यूमी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी कला अब भाषा की मोहताज नहीं रही। उसके ब्रश की हर स्ट्रोक अब लोगों के दिल तक पहुंच रही थी। धीरे धीरे वह पेरिस की सड़कों, वहां की किताबों की दुकानों, छोटे कॉफी हाउसों और गैलरीज में खुद को ढालने लगी। वहां का माहौल उसे आत्मीय लगने लगा था। वह अकेली तो थी, लेकिन अब वह अकेलेपन से डरती नहीं थी। हर रात वह अपनी मां की डायरी पढ़ती और उसमें से एक पंक्ति अपनी डायरी में जोड़ देती। एक दिन उसने लिखा, यहां की हवा में कुछ ऐसा है जो टूटे सपनों को भी उड़ान देना जानती है। अब उसकी पेंटिंग्स में सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें बदलाव था, आगे बढ़ने की कहानी थी। पेरिस में बिताए हर दिन ने यूमी को एक नई पहचान दी। एक ऐसी कलाकार जो अपने अतीत से भागती नहीं, बल्कि उसे रंगों में बदलकर दुनिया को दिखाती है।
पेरिस में यूमी का जीवन अब स्थिर होता जा रहा था। कला के शहर में उसने एक ऐसा कोना ढूंढ लिया था जहां वह अपने भीतर की भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाती थी। उसके ब्रश की रेखाएं अब उसकी आत्मा की भाषा बन चुकी थीं। कुछ ही महीनों में उसकी एक पेंटिंग साइलेंट ब्लूम पेरिस की एक प्रसिद्ध गैलरी मॉन द लुमियर में प्रदर्शित होने के लिए चयनित हुई। ये गैलरी उन कलाकारों को मौका देती थी जिनकी कला में भावनाओं की सच्चाई झलकती थी, न कि केवल तकनीक की निपुणता। यूमी की पेंटिंग में एक अधखिला फूल था जो बर्फ की चादर में ढका हुआ था, लेकिन उसके आसपास रोशनी की किरणें फूट रही थीं। यह प्रतीक था उस उम्मीद का जो हर कठिनाई में जीवित रहती है। जब प्रदर्शनी में लोगों ने इस चित्र को देखा तो कई दर्शकों की आंखें भर आईं। एक वृद्ध महिला ने यूमी से कहा, इस चित्र ने मुझे मेरी जवानी की याद दिला दी, जब मैंने अपने पहले प्रेम को खोया था। तुम्हारी कला सच्ची लगती है। यह यूमी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था, किसी की आत्मा को छू लेना शब्दों के बिना। परंतु सफलता के साथ चुनौतियां भी आईं। गैलरी में उसके आसपास के कलाकारों में कई को यह बात अखरने लगी कि एक कोरियन लड़की जो अब तक फ्रांस की कला संस्कृति में नई थी, अचानक इतनी सराहना क्यों पा रही है। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि यूमी की कला में पश्चिमी समझ की कमी है। एक आर्ट समीक्षक ने अखबार में लिखा, यूमी की कला भावुक है, पर क्या वह यूरोपीय दर्शकों की समझ से मेल खा पाएगी? शायद उसकी कला का दर्द उसकी जमीन तक ही सीमित हो। यह पढ़कर यूमी को धक्का लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कला सीमाओं में बंधी हुई है? क्या मैं सिर्फ अपनी तकलीफों से जुड़ सकती हूं? पर फिर उसने अपनी मां की डायरी खोली और एक पंक्ति पढ़ी, जो कला दिल से निकले वह किसी भाषा या देश की मोहताज नहीं होती। यही सोचकर उसने खुद को और मेहनत में झोंक दिया। वह और गहराई से अपने चित्रों में भावनाओं को पिरोने लगी। उसने संस्कृति, इतिहास और अपने अनुभवों को जोड़कर नई श्रृंखलाएं बनाई। अब उसके कैनवास पर सिर्फ उसका दर्द नहीं था, बल्कि उन अनगिनत लोगों की आवाजें थीं जो दुनिया के किसी कोने में चुपचाप टूट रहे थे। इस मेहनत का फल तब मिला जब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया। वहां उसने अपनी नई श्रृंखला व्हिस्पर्स इन द विंड प्रस्तुत की, जिसमें हर पेंटिंग में एक ऐसा पात्र था जो कुछ खोकर भी मुस्कुरा रहा था। इस श्रृंखला ने न केवल प्रशंसा पाई, बल्कि उसे इमर्जिंग वॉइस ऑफ ग्लोबल आर्ट का अवार्ड भी मिला। उस शाम जब वो मंच पर खड़ी थी, तालियों की गूंज में उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मैं सिर्फ एक टूटी हुई लड़की नहीं हूं, मैं उन टूटे हुए सपनों की भी आवाज हूं जिन्हें अब तक कोई सुन नहीं पाया था। इस सम्मान ने उसे आत्मविश्वास दिया, लेकिन वह अब भी जानती थी कि हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष छुपा होता है। एक ऐसा संघर्ष जो हर बार उसे याद दिलाता था कि उसे क्यों शुरू किया था। पेरिस की ठंडी सुबह थी। खिड़की से धूप झांक रही थी, लेकिन हवा में सिहरन अब भी बाकी थी। यूमी ने अपने स्टूडियो के कोने में रखे एक पुराने सूटकेस को खोला, जिसमें वह कोरिया से लाया गया उसका अतीत बंद था। उसमें उसकी मां की कुछ किताबें, बचपन की तस्वीरें और एक डायरी थी। वही डायरी जिसमें उसने जीहून के बारे में सब कुछ लिखा था। वो डायरी अब पुरानी हो चुकी थी, किनारों पर हल्की सिलवटें पड़ चुकी थीं, लेकिन उसमें दर्ज हर भावना अब भी ताजा थी। यूमी ने कांपते हाथों से उसे खोला और पहली ही पंक्ति ने उसे कुछ पल के लिए वहीं थमा दिया। आज उसने मेरी आंखों में देखा और मुझे महसूस हुआ कि मैं दिख रही हूं, शायद पहली बार किसी को। हर शब्द जैसे फिर से जीवित हो उठा। वह अपनी उन भावनाओं को पढ़ रही थी जो अब उसकी नहीं रही, लेकिन जिन्होंने कभी उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसने पन्ना दर पन्ना पलटा। कहीं जीहून के लिए उसका मासूम उत्साह था, कहीं विश्वास का टूटना और कहीं खुद से किए गए वादे कि अब वह फिर से भरोसा नहीं करेगी। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे एहसास हुआ कि वह अब उस यूमी से बहुत अलग हो चुकी है जिसने ये सब लिखा था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, मैंने कितना कुछ सहा, लेकिन उन्हीं पलों ने मेरी कला को आकार दिया। डायरी के अंतिम पन्नों में उसने एक चित्र बनाया था,
एक दिल जो टूट चुका था, लेकिन उसमें से फूल उग रहे थे, और नीचे लिखा था, टूटने के बाद भी अगर सुंदरता बची रहे तो समझो सब कुछ व्यर्थ नहीं गया। उस दिन यूमी को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा रहा है। वह दर्द जिसने उसे गिराया, लेकिन उसी ने उसे उठना भी सिखाया। जीहून अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी छाया ने यूमी को वो कला दी थी जो आज दुनिया भर के दिलों को छू रही थी। वह अपनी माँ की चिट्ठियां भी पढ़ने लगी, जो हर कठिन समय में उसने संभाल कर रखी थीं। एक पत्र में उसकी माँ ने लिखा था, यूमी, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगे तो याद रखना, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बार जब तू टूटी, मैं जानती थी कि तू और सुंदर होकर उठेगी। इन शब्दों ने यूमी की आंखें नम कर दी, लेकिन उसमें अब आंसुओं में कमजोरी नहीं, एक नई समझदारी थी। उसने डायरी को बंद किया और धीरे से उसे अपनी छाती से लगा लिया। वह जानती थी कि अब वक्त है उस अतीत को एक आखिरी सलाम देने का, नफरत या पछतावे से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से। वह स्टूडियो की दीवार पर एक नया कैनवास टांगती है और ब्रश उठाती है। इस बार वो जो चित्र बनाती है, उसमें एक लड़की है जो आईने में खुद को देख रही है। आईना टूटा हुआ है, लेकिन उसमें जो चेहरा है वह मुस्कुरा रहा है। नीचे वो लिखती है, मैं अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा हूं, क्योंकि मैंने खुद को टूटते देखा और फिर जोड़ते भी। यही था उसके पुराने पत्रों का असली उपहार, खुद को जानना, स्वीकार करना और फिर नए रंगों में ढाल देना। पेरिस में एक शाम यूमी अपने स्टूडियो में बैठी थी। दीवारों पर उसकी नई पेंटिंग्स सजी थीं। कुछ में आकाश था, कुछ में अकेले खड़े पेड़ और कुछ में बिखरे हुए सपनों की कहानी। इन चित्रों के बीच एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें एक लड़की एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी और नीचे अपनी परछाई को देख रही थी। यह यूमी खुद थी। उसने उस दिन की डायरी में लिखा, मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन अब लग रहा है कि एक चक्र पूरा हो चुका है। शायद अब समय है वापसी का। यूमी को कोरिया छोड़े 1 साल से ज्यादा हो गया था। पेरिस में उसे सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता मिली थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि यह सब उसके जीवन की यात्रा का अंत नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। उसे याद आया जब वह पहली बार पेरिस आई थी, घबराई हुई, अपने ही डर से जूझती हुई, लेकिन सपनों से भरी। अब जब वह खुद को देखती थी तो एक परिपक्व, मजबूत और स्वतंत्र कलाकार नजर आती थी, पर उसके भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज गूंजती थी, तू खुद को दुनिया को दे रही है, लेकिन अपने देश, अपने लोगों को क्या दिया। उसी समय उसे कोरिया से एक ईमेल मिला, उसके पुराने कॉलेज से। वहां की आर्ट फैकल्टी उसे गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर बुलाना चाहती थी। वे चाहते थे कि यूमी अपने अनुभव, अपनी कला और अपनी यात्रा को नए छात्रों के साथ साझा करे। यह निमंत्रण उसकी सोच को और मजबूत कर गया। यूमी ने अपने करीबी फ्रेंच दोस्त लूका से कहा, मुझे लग रहा है कि अब मैं वहां लौट सकती हूं जहां से सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार मैं वही यूमी नहीं हूं जो टूटकर भागी थी। मैं अब वहां जाऊंगी, कुछ देने के लिए। लूका मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी कला ने तुम्हें मजबूत बनाया और अब वह तुम्हारे जरिए औरों को ताकत देगी। यही सच्चे कलाकार की पहचान होती है। यूमी ने अपने स्टूडियो के हर कोने को देखा। हर दीवार एक कहानी कह रही थी, हर रंग उसकी भावनाओं का एक टुकड़ा था। लेकिन अब वो इन टुकड़ों को समेटकर एक नई दिशा में ले जाना चाहती थी। उसने अपनी उड़ान बुक की और पेरिस को अलविदा कहने की तैयारी शुरू की। वापसी से एक रात पहले उसने अपने सबसे खास चित्र, रीबर्थ, को स्टूडियो की दीवार पर छोड़ा। यह चित्र उसकी यात्रा का प्रतीक था, एक लड़की जो राख से उठती है और पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ती है। फिर उसने एक चिट्ठी लिखी और चित्र के नीचे चिपका दी, अगर कोई खो जाए तो यह तस्वीर उसे याद दिलाए कि भीतर की आग कभी नहीं बुझती, बस उसे फिर से जलाने का हौसला चाहिए। यूमी वो जानती थी कि कोरिया लौटना सिर्फ एक भौगोलिक सफर नहीं है, यह आत्मा का घर लौटना है। अब जब वो प्लेन में बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। पहली बार वह पीछे मुड़कर देखने से नहीं डर रही थी। अब अतीत उसका डर नहीं था, वह उसकी ताकत बन चुका था।
अब मैं लौट रही हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन इस बार खाली नहीं, खुद से भरपूर होकर। सियोल एयरपोर्ट पर कदम रखते ही यूमी ने गहरी सांस ली। वही शहर, वही मौसम, वही भाषा, लेकिन सब कुछ अब उसे नए नजरिए से दिख रहा था। इस बार वो एक टूटी हुई लड़की नहीं, बल्कि खुद से भरी हुई एक कलाकार बनकर लौटी थी। उसके साथ न सिर्फ उसका सामान था, बल्कि उसका आत्मविश्वास, अनुभव और कहानी भी थी, जो उसने पेरिस में खुद को ढूंढते हुए पाई थी। पिता उसे लेने एयरपोर्ट आए थे। जैसे ही यूमी ने उन्हें देखा, वह मुस्कुरा दी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू बदल गई है, लेकिन तेरी आंखों की चमक अब भी वैसी ही है। घर लौटकर यूमी ने सबसे पहले अपनी पुरानी डायरी और पेंटिंग्स देखी। अब वो उन पन्नों को देखकर दुखी नहीं हुई, बल्कि उन्हें देखकर गर्व महसूस हुआ कि उसने खुद को कैसे नए रूप में ढाला। कुछ ही हफ्तों में यूमी ने अपनी पहली स्वतंत्र आर्ट गैलरी शुरू करने का निर्णय लिया। यह गैलरी केवल एक प्रदर्शन स्थल नहीं थी, यह उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति थी। उसका नाम उसने रखा सांझ, जो कोरियन और हिंदी शब्दों का मेल था, जिसका अर्थ था दिन के बाद आने वाली शांत रोशनी। गैलरी को उसने अपने अंदाज में सजाया। दीवारें सादगी से भरी थीं, लेकिन हर चित्र गहराई से बोलता था। कुछ चित्रों में उम्मीद की हल्की झलक थी, कुछ में टूटे सपनों का कोलाज, और कुछ में बस खामोशी, जो दर्शक के मन से सीधे जुड़ जाती थी। गैलरी के उद्घाटन दिन उसके कॉलेज के कई पुराने प्रोफेसर, आर्ट प्रेमी, पत्रकार और दोस्त आए। सब हैरान थे कि वही यूमी, जो कभी चुपचाप कोने में स्केच बनाती थी, आज मंच पर खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरपूर, मुस्कुराती हुई। एक पत्रकार ने पूछा, आपकी कला में इतना गहरापन और दर्द कहां से आता है? यूमी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर टूटन के बाद कुछ बचता है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। मैंने अपने भीतर की आवाज को सुना और बस रंगों में उतार दिया। गैलरी की सबसे चर्चित पेंटिंग थी अनब्रोकन मेलोडी, जिसमें एक लड़की टूटी हुई वायलिन लिए बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में साज की अनसुनी धुनें गूंज रही थीं। यह चित्र जीहून के अनुभवों से जन्मा था, लेकिन अब इसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति थी। गैलरी में एक कोना उसने खास रूप से युवाओं के लिए रखा, जहां वे आकर अपनी स्केच बुक, पेंटिंग्स या बस अपने जज्बात छोड़ सकते थे। वो चाहती थी कि यह गैलरी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान की हो जो कभी टूटा हो, लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ हो। उद्घाटन के अंत में उसने सबको धन्यवाद देते हुए कहा, मेरी कला मेरी कहानी है, लेकिन इसमें हर किसी की झलक है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी अपने सपनों को टूटते देखा है। फर्क बस इतना है, किसी ने हार मान ली और किसी ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। उसी शाम गैलरी के दरवाजे पर खड़ा एक चेहरा चुपचाप सब देख रहा था, जीहून। वह अब भी वहीं था, लेकिन यूमी अब बदल चुकी थी। वो आई, मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। शब्दों की जरूरत ही नहीं रही थी। उस शाम गैलरी की दीवारों पर सूरज की हल्की सी नारंगी परछाइयां पड़ रही थीं। उद्घाटन को 2 दिन हो चुके थे और यूमी अब भी हर रोज खुद ही गैलरी की साफ सफाई करती, कैनवस सीधा करती और आने वालों से बातें करती। उसने चाहा था कि यह जगह सिर्फ कला की न हो, बल्कि आत्मा के उन हिस्सों की हो जिनकी कोई आवाज नहीं होती। उसी दोपहर जब यूमी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी गैलरी का दरवाजा धीरे से खुला। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे पर जीहून खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही हल्की मुस्कान, लेकिन कुछ बदला हुआ भी था। उसके चेहरे पर पछतावे की रेखाएं थीं, जैसे वक्त ने अब उसे भी बहुत कुछ सिखाया हो। यूमी कुछ पल चुप रही। अंदर एक अजीब सी थरथराहट उठी, पर फिर उसने गहरी सांस ली और उसकी ओर बढ़ी। तुम आए? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन कठोर नहीं। जीहून ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैंने तुम्हारी गैलरी के बारे में पढ़ा और आना चाहा, शायद माफी मांगने नहीं, सिर्फ देखने कि तुम अब कैसी हो। यूमी ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, पहले से बेहतर। वो गैलरी में धीरे धीरे चलता रहा, हर चित्र को गहराई से देखता। बिखरे पंख, चुप्पियों का संगीत, रंगों के आंसू, और फिर ठिठक गया उस चित्र के सामने जिसमें एक लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में एक पूरा ब्रह्मांड झलक रहा था। ये तुम हो? जीहून ने पूछा। थी, अब नहीं। यूमी की आवाज में ठहराव था।
जीहून ने उसे देखा, उस यूमी को जो कभी उसके साथ पार्क में स्केच बनाती थी, हंसती थी और कभी उसकी छोटी छोटी तारीफों से खुद को खास महसूस करती थी। पर अब ये यूमी उसके लिए नहीं थी। वह किसी और ही दिशा में जा चुकी थी, वहां जहां जीहून अब पहुंच नहीं सकता था। क्या तुमने मुझे माफ किया? जीहून की आंखों में झिझक थी। यूमी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। हाँ, माफ कर दिया, लेकिन वापस नहीं बुलाया। ये एक साधारण जवाब था, लेकिन उसमें वो पूरी यात्रा छिपी थी, टूटने की, फिर जुड़ने की, फिर उड़ान भरने की। जीहून ने सिर झुकाया और बिना कोई और शब्द कहे गैलरी से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और यूमी ने खिड़की से बाहर जाते हुए उसके कदमों को देखा। कोई आंसू नहीं आए, कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि अब जीहून सिर्फ एक अधूरी कहानी का पात्र था, जो किताब पूरी होते होते पीछे छूट गया था। उसने फिर से गैलरी की ओर देखा। उसके चित्र मुस्कुरा रहे थे। उसने खुद से कहा, अब मैं पूरी हूं, अपनी कहानी में अकेली, लेकिन अधूरी नहीं। यूमी की गैलरी अब सिर्फ एक कला स्थल नहीं रह गई थी। यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग अपने जज्बात, अपनी कहानियां और अपने टूटे हुए ख्वाब लेकर आते थे, और यहां से कुछ नया, कुछ सुंदर लेकर लौटते थे। हर दिन कोई न कोई नया आगंतुक आता। कोई अपनी मां की याद में आंसू लेकर आता, कोई अधूरी मोहब्बत की तस्वीर ढूंढता, तो कोई खुद को फिर से महसूस करना चाहता था। और यूमी, जो कभी खुद को समझ नहीं पाती थी, अब दूसरों की कहानियां सुनती और मुस्करा कर जवाब देती थी। एक दिन एक छोटी सी लड़की अपनी मां का हाथ थामे आई और यूमी से बोली, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं पेंटिंग? यूमी की आंखें भर आईं। उस बच्ची में उसे अपनी पुरानी छवि दिखी, वही उत्सुकता, वही डर, वही उम्मीद। उस दिन से यूमी ने गैलरी के एक हिस्से में बच्चों और युवाओं के लिए एक फ्री आर्ट क्लास शुरू कर दी। वहां कोई पाठ्यक्रम नहीं था, कोई नियम नहीं था, बस कैनवस, रंग और दिल की आवाज थी। धीरे धीरे उसकी कला देश के बाहर भी फैलने लगी। फ्रांस, जापान, भारत, अमेरिका से उसे निमंत्रण मिलने लगे। उसकी पेंटिंग्स अंतरराष्ट्रीय आर्ट मैगजीनों में छपने लगी। यूट्यूब चैनलों पर उसके इंटरव्यू होने लगे। एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके अनुसार उम्मीद क्या है? यूमी ने मुस्कुराकर कहा, उम्मीद वो नहीं जो हम दूसरों से रखते हैं, उम्मीद वो है जो हम खुद से करते हैं। हर सुबह उठकर खुद को फिर से जीने का वादा करने वाली उम्मीद। अब यूमी को एहसास हो गया था कि असली शक्ति खुद के भीतर होती है। रिश्ते आते हैं, कुछ निभते हैं, कुछ छूटते हैं, लेकिन जो रिश्ता खुद से होता है वही सबसे गहरा होता है। गैलरी की दीवार पर अब एक नया चित्र लगा था। एक लड़की खुली बाहों से नीले आसमान की ओर देख रही थी। उस चित्र का नाम था नई उम्मीदें। यह चित्र यूमी की आत्मा का प्रतीक था। न डर, न पछतावा, न कोई अधूरापन, सिर्फ खुलापन, उजाला और खुद के साथ सच्चाई। उसे अब एहसास हो गया था कि उसके जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ प्रसिद्ध कलाकार बनना नहीं था, बल्कि दूसरों को यह सिखाना था कि टूटना, गिरना और फिर उठना, यही असली कला है। गैलरी की आखिरी दीवार पर यूमी ने एक छोटा सा वाक्य खुद से लिखा था, मैं वो नहीं हूं जो टूट गई थी, मैं वो हूं जिसने अपने टुकड़ों से आसमान बना लिया। सर्दियों की एक दोपहर थी। बाहर हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी और गैलरी में धूप की किरणें कांच से छनकर अंदर आ रही थीं। उस दिन यूमी को न जाने क्यों मां की बहुत याद आ रही थी। उसने पुराने सामान से भरा एक डिब्बा खोला जो बरसों से उसके कमरे की अलमारी में रखा था। डिब्बा खोलते ही एक धीमी सी खुशबू आई, जैसे यादों की। उसमें मां की लिखी कुछ चिट्ठियां थीं, जिनमें बचपन के दिनों की बातें, परियों की कहानियां और मां की छोटी छोटी सीखें थीं। एक चिट्ठी में मां ने लिखा था, यूमी, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है तो एक बार ब्रश उठाकर कैनवस पर बस रंग बिखेर देना। शायद तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे सुंदर रचना बन जाए। उसने वह चिट्ठी बार बार पढ़ी। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन मुस्कान भी आई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी मां ही उसकी सबसे पहली प्रेरणा थी। वही जिसने उसे सिखाया था कि टूटना कोई अंत नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत की जगह होती है। उसी शाम यूमी ने एक निर्णय लिया। वह अपनी मां की याद में एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित करेगी।
उसने उसका नाम रखा होप आफ्टर शैटर, टूटने के बाद की उम्मीद। इस प्रदर्शनी में यूमी ने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ की पेंटिंग्स लगाईं। एक चित्र में एक बच्ची अपनी मां की गोद में थी। वो चित्र देखकर हर कोई रुक जाता और भावुक हो उठता। एक कोने में यूमी ने मां की चिट्ठियां भी फ्रेम करवाकर लगाई थीं और हर फ्रेम के नीचे एक छोटी पेंटिंग। हर पेंटिंग में वही भावना थी, स्नेह, मार्गदर्शन और अंतहीन आशा। प्रदर्शनी में आए लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी इतनी सच्ची, इतनी दिल को छू लेने वाली कला नहीं देखी थी। एक बुजुर्ग महिला जो खुद एक कलाकार थीं, यूमी से बोली, तुम्हारी मां ने तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी कला सिखाई है, दर्द को खूबसूरती में बदलना। यूमी ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। हाँ, उसने कहा, मां अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनकी बातें मेरी हर रचना में जिंदा हैं। उस प्रदर्शनी का अंतिम चित्र था एक बड़ी सी आंख जिसमें आंसू थे, लेकिन आंखों के अंदर एक छोटा सा सूरज चमक रहा था। उस चित्र के नीचे लिखा था, मां की सीख, आंसू से कभी डरना नहीं, क्योंकि वही उजाला बनते हैं। यूमी को अब लगने लगा था कि उसका सफर सिर्फ उसका नहीं है, यह हर उस इंसान का है जो कभी टूटा, लेकिन फिर खुद को समेटकर आगे बढ़ा। उस रात जब वह अपनी गैलरी में अकेली बैठी थी, उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, मां, मैं ठीक हूं, और आपने जो दिया था वह मैं अब दुनिया को दे रही हूं। वक्त बदल चुका था। वो यूमी जो कभी अपने कमरे में बैठकर डायरी में सपने लिखती थी, अब हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी गैलरी अब एक कला केंद्र में बदल गई थी, जहां दुनिया भर से युवा कलाकार सीखने आते थे। हर कोना उसकी कहानी कहता था, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, मेज पर रखे रंगों के डिब्बे और वह खामोशी जो सबके दिल तक पहुंचती थी। अब यूमी सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थी, वह एक गुरु बन चुकी थी। वह उन लड़कियों को सिखाती थी जो कभी खुद की आवाज ढूंढ रही थीं। वह उन लड़कों का हौसला बढ़ाती थी जो अपने जज्बातों को कैनवस पर उतारने से डरते थे। वह हर किसी से कहती थी, हमारे टूटने का मतलब हमारी हार नहीं होती, हम अगर चाहें तो उन्हीं टुकड़ों से खुद को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। एक दिन यूमी को एक बड़ा आमंत्रण मिला। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। मंच पर खड़े होकर जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो पूरा हॉल खामोश था। हर शब्द जैसे सीधे दिल को छू रहा था। उसने कहा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा टूटना हमारी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम टूटते हैं तो हमारे अंदर की सबसे सच्ची रोशनी बाहर आती है, और वही रोशनी हमें एक सितारा बनाती है। उसके शब्दों पर तालियों की गूंज उठी, लेकिन यूमी की मुस्कान शांत थी, जैसे वह अपलॉज नहीं, खुद से मिलने आई हो। अब यूमी किताबें भी लिख रही थीं, नई नई प्रदर्शनियां कर रही थीं और नए कलाकारों को मंच दे रही थी। लेकिन सबसे जरूरी बात, वह अब खुद से प्रेम करने लगी थी। एक शाम वह गैलरी की छत पर बैठी थी। बर्फ गिर रही थी, चाय का कप हाथ में था और सामने चमकते शहर की रोशनी। वह सोचने लगी, अगर वह दिन नहीं आता जब मेरा दिल टूटा था, तो क्या मैं आज यहां होती? शायद नहीं। उसने नीचे देखा, उसकी गैलरी के नाम की नई पट्टी चमक रही थी, यूमी आर्ट, बॉर्न फ्रॉम ब्रोकन ड्रीम्स। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, मैं टूटी थी, हाँ, लेकिन मैंने अपने टुकड़ों से सबसे खूबसूरत तस्वीर बना ली। और फिर उसने आसमान की ओर देखा। वहां एक तारा टिमटिमा रहा था, जैसे खुद उसकी कहानी सुन रहा हो। यहीं समाप्त होती है यूमी की कहानी, एक ऐसी लड़की की जिसने टूटकर उड़ना सीखा, जिसने आंसुओं से चित्र बनाए और जो खुद एक सितारा बन गई। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।